हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से एक बार मिशन जेआरएफ को कंटिन्यू करेंगे और जो हमारी टेस्ट सीरीज है ये, और इस टेस्ट सीरीज का आज पार्ट नंबर 20 होने वाला है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि लगभग हमने आज आज को मिलाकर के, अगर आज की वीडियो तो लगभग 20 पार्ट्स हमने कवर कर लिए हैं। 20 पार्ट्स में हर पार्ट्स में लगभग 20 क्वेश्चन हैं, तो इस हिसाब से लगभग 400 प्लस क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, 400 प्लस के आसपास हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो हमारा टारगेट था कि 500 से लेकर के 1000 क्वेश्चंस जो है एग्जाम आने तक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लें। अदरवाइज चीज़ें क्या होती हैं कि आप पहले से पढ़ते हुए आते हैं और लास्ट में आप प्रैक्टिस सेट की बजाय आप ज़्यादातर फोकस रिवीजन पे करते हैं, तो गलतियां वहां पर आप ज़्यादा कर जाते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम में आपको रिवीजन तो करना ही करना है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगाएं, टेस्ट सीरीज लगाएं, PYQ लगाएं। इन सारी चीज़ों को आप ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट टाइम पे करें। ठीक है, और अब आज से लगभग 4 दिन और शेष रह गए आपके एग्ज़ाम को लेकर के। तो आपका एग्ज़ाम जो है 6 जनवरी को है और सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम है, तो आप अपनी प्रिपरेशन जो है कंटिन्यू रखिए और हो सके तो टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर पाएँ जितना, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, और मेरी भी कोशिश यही है कि आज मॉर्निंग में मैंने वीडियो अपलोड किया, देन इवनिंग में भी कर रहा हूँ। फिर कोशिश रहेगी कि आने वाले 2-3 दिनों में कंटिन्यू 2-3 मतलब दोनों इवनिंग मॉर्निंग में करके वीडियो अपलोड कर पाऊँ, जिससे कि 100-200 क्वेश्चन और फालतू के मैं आपके पास पहुंचा सकूं। ठीक है, फालतू क्वेश्चन नहीं, मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, मतलब फालतू का ये है ना, कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके पास मैं आपको दे पाऊं। चलिए, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। मैचिंग के लिए क्वेश्चन है, पर्यावरण के संबंध में क्वेश्चन है, पर्यावरण के संबंध में प्रमुख विषय हैं, उन विषयों को मैच कराना है। ठीक है, तो स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में होता है। COP27 कब होता है? तो ये आपका 2022 में COP27 होता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका 1987 में होता है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर पेरिस में कॉन्फ्रेंस होता है, ये 2015 में। तो इस हिसाब से आप मैचिंग करवा लीजिए इसको। ठीक है, आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रॉपर तरीके से मैच है यहाँ पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ब्रेटन वुड्स संस्था के संबंध में निम्न कथन पर विचार करते हुए सत्य कथन का चयन कीजिए। सही कथन को बताना है ब्रेटन वुड्स व्यवस्था के बारे में। ठीक है, ब्रेटन वुड्स का समझौता 1945 में संपन्न हुआ, तो ये गलत है। ये 1945 में नहीं, 1944 में ये हुआ था। ठीक है, इस समझौते के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इसी को बोलते हैं IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं स्थापित हुई। तो बिल्कुल सही है। ब्रेटन वुड्स की जो पहाड़ियों पर जो मीटिंग हुई थी, उसके बाद ये IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं जो है सामने आती हैं। 51 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों के मध्य यह सम्मेलन संपन्न हुआ था, तो गलत है। 51 मेंबर्स के बीच में नहीं होता, बल्कि ये मेंबर्स थे 44 मेंबर, 44 मेंबर थे। ठीक है, ध्यान रखना, 44 मेंबर्स थे। इस हिसाब से ऑप्शन केवल आपका दूसरा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, दूसरा कथन सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ब्रेटन वुड्स सिस्टम एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। दिस एग्रीमेंट वाज कॉन्क्लूडेड इन 1945, तो गलत है। ये 1945 में नहीं हुआ था ब्रेटन वुड्स का एग्रीमेंट, ये 1944 में हुआ था। ठीक है, थ्रू दिस एग्रीमेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक वर एस्टैब्लिश्ड, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, दिस कॉन्फ्रेंस वाज कंक्लूडेड बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 51 नेशंस, तो नहीं, 51 नेशंस नहीं थे इसमें, इसमें 44 नेशंस थे। इन 44 नेशंस के बीच में कॉन्फ्रेंस होता है, जिसके बाद सारी चीजें स्टैब्लिश सही तरीके से होती हैं। ठीक है, आगे देखिए, इसी के बारे में दे रखा है। ब्रेटन वुड्स समझौता जो है 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स में हुआ था। ठीक है, इस समझौते में
44 देशों के प्रतिनिधि जो हैं शामिल हुए थे, ये चीज ध्यान रखना है। इस समझौते के तहत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना भी हुई थी। तो ये चीज कह सकते हैं। मौद्रिक प्रबंधन की ब्रिटेन वुड्स प्रणाली ने 1944 के ब्रिटेन वुड्स समझौते के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, पश्चिमी यूरोपीय देशों और ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों के कुल मिलाकर 44 देशों के बीच क्या थी, ये वाणिज्यिक संबंधों के नियम स्थापित किए गए। The Bretton Woods Agreement was signed in 1944 at the Bretton Woods, New Hampshire, United States. Representatives from the 44 countries, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें आपको एक एक करके यहाँ पे पढ़ने की जरूरत है। यहाँ पे आप चीजों को देख लीजिएगा। अब एक एक करके यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम लेंदी हो जाएगा। और फिर देखिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अंतर्गत विदेशी मुद्रा आहरण यानी SDR किस वर्ष प्रारंभ हुआ, ठीक है। SDR के बारे में क्वेश्चन है। तो SDR जो है 1969 में स्टार्ट होता है IMF में। मुझे लगता है विदेशी मुद्रा में विशेष मुद्रा आहरण, स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता है, ठीक है। ठीक है 1969 में। इन विच ईयर द फॉरेन करेंसी ड्राइंग राइट्स सिस्टम वाज स्टार्टेड अंडर द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो 1969 में ये SDR स्टार्ट हुआ था। स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता है इसका मतलब, ठीक है, फॉरेन ड्राइंग राइट्स नहीं होगा, स्पेशल ड्राइंग राइट्स हो 1969 में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही कथन को बताना है। इसकी स्थापना 1995 में की गई थी विश्व व्यापार संगठन की, यानी WTO के बारे में बात कर रहे हैं हम। WTO की स्थापना कब हुई, तो 1995 में की गई है, बिल्कुल सही है। विश्व व्यापार संगठन के 2022 तक 12 मंत्री स्तर सम्मेलन हो चुके हैं। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। विश्व व्यापार संगठन ने GATT का स्थान लिया है, ठीक है, तो बिल्कुल सही है, GATT का स्थान इसने लिया है। विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान में महानिदेशक नगोजी ओकोंजी इवेला है, ठीक है। ये क्या है, ये अफ्रीका की एक महिला है, अफ्रीका की प्रथम महिला है ये, जो WTO की महानिदेशक बनाई गई हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपके सारे स्टेटमेंट क्या हैं, बिल्कुल करेक्ट हैं। ऑल ऑफ द अबव सही ऑप्शन हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1995, तो 1 जनवरी को हुआ था, 1 जनवरी 1995। द WTO हैज अ 12 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इन टिल 2022। WTO हैज रिप्लेस्ड GATT, ठीक है। GATT के स्थान पर ये क्या हुआ है, आया हुआ है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। GATT था, ठीक है, GATT की जगह पे इसने WTO ने आगे ले ली, ठीक है। GATT की बहुत सारी राउंड्स में वार्ताएं चली हैं, ठीक है, उरुग्वे दौर की वार्ता, फलाना फलाना वार्ता, ये सारी वार्ताएं चली हैं, है ना। तो उसमें से GATT की जो उरुग्वे दौर की वार्ता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो आगे चल के डिस्कस करेंगे। द current director general of a WTO is नोग्जी ओकांजो इवेला, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। अब यहां पर कुछ विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य जो है ये इंपॉर्टेंट है। विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य नियम आधारित व्यापार प्रणाली स्थापित करके दुनिया के संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना है। तो ये इसका उद्देश्य है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। कभी कभी ये एग्जाम जो है BPSC के पेपर में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे आते हैं। विश्व व्यापार संगठन में कुल कितने देश हैं, तो 164 सदस्य हैं और 23 इसमें ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं, 23 पर्यवेक्षक देश हैं और 164 इसके मेंबर देश हैं। जुलाई 2016 में अफगानिस्तान 164वां सदस्य इसका बना है। यानी सबसे अंतिम सदस्य कौन सा है ये, तो अफगानिस्तान है, जो 2016 में, जुलाई 2016 में अफगानिस्तान WTO का मेंबर बना। राज्यों के अलावा यूरोपीय यूनियन और प्रत्येक यूरोपीय यूनियन के देश अपने आप में क्या है, इसके सदस्य हैं। नगोजी ओकोंजी इवेला WTO की 7वीं महानिदेशक है, ध्यान रखना, WTO की
7वीं महानिदेशक जो हैं यह महिला है और इन्होंने 1 मार्च 2021 को पद ग्रहण किया और वे महानिदेशक के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी महिला भी बनती हैं। ठीक है, अभी तक कोई महिला ने महानिदेशक का पद जो है WTO में धारण नहीं किया है, और धारण किया है तो किसने, पहली बार जो है नगोग्जी ओकोंजो-इवेला ने किया है। ठीक है, इनका कार्यकाल 31 अगस्त 2025 को क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से निपटता है। यानी राष्ट्रों के बीच अगर व्यापार संबंधी कोई नियम बनाना है या कोई व्यापार संबंधी कोई अगर मुद्दा फैला हुआ है तो उन मुद्दों से निपटने का काम कौन करता है, WTO करता है। The aim of the WTO is to ensure the optimal use of the world's resources by the establishing a rule-based ट्रेडिंग सिस्टम। तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। स्टैब्लिशमेंट इसका हुआ 1995 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, WTO में 164 मेंबर्स हैं और 23 ऑब्जर्वर्स हैं। अफगानिस्तान इसका सबसे लास्ट 164वां मेंबर बना है, कब, जुलाई 2016 में। ठीक है, इन एडिशन ऑफ द स्टेट्स, इसके अलावा जो हम बात करते हैं यूरोपियन यूनियन, और यूरोपियन यूनियन के एवरी कंट्रीज, ईच EU countries is a member of in its own rights. Ngozi Okonjo-Iweala is the 7th Director General of a WTO. She took office on the 1st March 2021, became the first woman of the first African to serve the Director of a General. ठीक है, तो ये पहली ऐसी महिला हैं, एक तो अफ्रीका से भी हैं, एक तो वैसे भी दुनिया में पहली ऐसी महिला हैं जो ये WTO की डायरेक्टर जनरल बनती हैं। इनका टर्म जो है 31 अगस्त 2025 को एंड हो जाएगा। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO इज ओनली ए ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यह केवल एक ऐसा ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो डील करता है स्टेट्स के बीच में रूल्स को लेकर एंड ट्रेड्स को लेकर। अगर कोई डिस्प्यूट्स है, कोई रूल्स बनाने हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर ये क्या करता है, एक डीलिंग सेशन चलाता है, या कह लें उस सारे मैटर्स को या सारे डिस्प्यूट्स को ये सेटलमेंट करता है। चलिए, संघाई सहयोग संगठन के बारे में सही कथन पर विचार करना है, सत्य कथन को पहचानना है। SCO के बारे में, SCO, भारत इस संगठन का सदस्य 2017 में बना है। ठीक है, तो भारत ही नहीं, भारत के साथ साथ पाकिस्तान भी, ध्यान रखना, भारत के साथ साथ पाकिस्तान भी 2017 में बना है। ठीक है, भारत की सदस्यता के लिए SCO में जो है रूस ने नाम नॉमिनेट किया था, तो वहीं पर चाइना ने जो है पाकिस्तान का नाम नॉमिनेट किया था, ये चीज ध्यान रखना। 2023 में इस संगठन की अध्यक्षता किसके पास है, भारत के पास है SCO की। अब बताइएगा 2024 में किसके पास है। संघाई सहयोग संगठन के लिए सर्वप्रथम प्रयास टोक्यो 5 की संगठन से शुरू हुआ था, तो ये गलत है। संघाई सहयोग के लिए सबसे पहले संघाई 5 के नाम से स्टार्ट हुआ था ये, तो ये तीसरा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। 2022 में इस संगठन का शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, 2022 में इस संगठन का शिखर सम्मेलन रूस में हुआ है, तो रूस में नहीं बल्कि ये उज्बेकिस्तान में हुआ है। पहले उज्बेकिस्तान, मिन्स, रूस, बेलारूस, ये सब क्या थे, यूएसएसआर के ही पार्ट थे, लेकिन जैसे ही यूएसएसआर का विघटन होता है तो ये सब क्या होते हैं, अलग अलग स्टेट बन जाते हैं। तो इस हिसाब से 3 और 4 गलत हैं, सही पूछा गया है सही कथन कौन सा है, तो सही आपका जो है 1 और 2 कथन जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, 1 और 2 आपके सही हैं, बाकी सारे ऑप्शन क्या हैं, गलत है। Considering the following statement about the Shanghai Cooperation Organization SCO, choose the true statement. India became a member of this organization in 2017, तो ठीक है, बिल्कुल इंडिया भी है और पाकिस्तान भी 2017 में भारत के साथ बना। इंडिया विल चेयर द ऑर्गेनाइजेशन इन 2023, बिल्कुल करेक्ट है। द फर्स्ट एफर्ट फॉर द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वर मेड बाय द
टोक्यो 5 ऑर्गेनाइजेशन नहीं, टोक्यो 5 ऑर्गेनाइजेशन के रूप में स्टार्ट नहीं हुआ था, ये संघाई 5 के नाम से ही स्टार्ट हुआ था। संघाई 5, ठीक है। द समिट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज हेल्ड इन रशिया 2022, तो नहीं, रशिया में नहीं, उज्बेकिस्तान में, उज्बेकिस्तान में इसका जो है 2022 में ऑर्गेनाइजेशन या समिट इसका हुआ था। चलिए थोड़ी सी चीजें यहां पर समझने का प्रयास करते हैं। 2011 में एससीओ के गठन से पहले कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान संघाई 5 के सदस्य थे, ठीक है। संघाई 5 में कौन कौन सदस्य आते हैं, तो आपको ये भी नाम याद रखना है, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान और रशिया और तजाकिस्तान। ये क्या है, ये 5 मेंबर जो हैं संघाई 5 के नाम से जाने जाते हैं, और इन्हीं 5 मेंबर के थ्रू जो है संघाई 5 के नाम से शुरुआत होती है, जो आगे चल के एससीओ बनता है इन्हीं के थ्रू, ठीक है। संघाई 5 जो है 1996 का उद्भव सीमा के सीमांकन और विसैन्यीकरण वार्ता की एक श्रृंखला के रूप में हुआ, जिसे 4 पूर्व शोभित गणराज्यों के द्वारा और चीन के साथ अन्य सीमाओं पर स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु आयोजित किया गया था, ठीक है। तो ये कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान, ये क्या है, ये 4 देश तो यूएसएसआर के हैं, और एक देश चाइना इसमें क्या है, अलग से ऐड हुआ है। तो अब इसको हम संघाई 5 के नाम से जानने लगे हैं, और ठीक है, सॉरी, अब इसको हम संघाई 5 के नाम से नहीं, बल्कि स्टार्टिंग में इसको हम संघाई 5 के नाम से जानते थे, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान को। लेकिन अब ये क्या हो चुका है, धीरे धीरे एससीओ के रूप में ये 2001 में एससीओ ये बन जाता है, ठीक है। ये 2001 में क्या होता है, एससीओ बन जाता है। वर्ष 2001 में संगठन में उज्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद संघाई 5 का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, एससीओ कर दिया गया। यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से संघाई 5 में वह कौन सा सदस्य देश शामिल हुआ जिसके बाद संघाई 5 का नाम चेंज करके जो है एससीओ कर दिया गया, तो उज्बेकिस्तान शामिल हुआ है, ठीक है। पहले कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया और तजाकिस्तान तो थे ही, लेकिन बाद में उज्बेकिस्तान भी शामिल हो गया है, जिसके बाद एससीओ इसका नाम रख दिया गया है। 2017 में भारत और पाकिस्तान भी इसके सदस्य बन गए हैं, यानी कि अब जो है कुल कितने सदस्य हो गए, 5 तो पहले थे संघाई 5 में, एक और आया 2001 में उज्बेकिस्तान, 2 प्लस और हुए फिर इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। टोटल 8 मेंबर हो चुके हैं इसमें, ठीक है। वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हैं, 8 मेंबर हैं। एससीओ के परिचय के बारे में अगर बात करें, है ना, तो यह एक अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल है। ये सारी चीजों को ध्यान रखेंगे, शब्दों पर अपनी पकड़ जरूर बना के रखें, शब्दों का ही सारा खेल होता है एग्जाम में। अगर शब्दों की पकड़ आपकी अच्छी है, आपकी जो है वोकैब्स अच्छी है, आपका समझने का स्टैंडर्ड अच्छा है, तरीका अच्छा है, तो आप मोस्टली 50% क्वेश्चन तो आप ऐसे बहुत इजीली कर ले जाओगे, आप कोई दिक्कत ही नहीं होगी, कितना टफेस्ट क्वेश्चन पूछ ले आप इजीली कर ले जाओगे, ठीक है। यह यूरोप और एशिया, यूरेशियाई का मतलब होता है यूरोप और एशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है, ठीक है। इसमें राजनीतिक भी है, आर्थिक भी है और सैनिक संगठनों का एक समूह है, जिसका लक्ष्य क्या है, इस क्षेत्र में शांति स्थापना करना, सुरक्षा को बढ़ावा देना और स्थिरता, सुरक्षा और शांति की स्थिरता को बढ़ावा देना, ठीक है। तो यूरोप और एशिया के क्षेत्रों में, ठीक है, यूरोप प्लस एशिया, ठीक है, यहां इसी को बोलते हैं दोनों को मिलाकर यूरेशिया या यूरेशियाई, ठीक है। तो यूरोप और एशिया दोनों के कंट्रीज हैं इसमें, तो दोनों की कंट्रीज मिलकर के एक संगठन बनाती है जिसका नाम क्या होता है, एससीओ, ठीक है। इसका गठन कब होता है, 2001 में एससीओ का गठन होता है। एससीओ के चार्टर पर सिग्नेचर कब होता है, तो 2002 में इसके चार्टर पर सिग्नेचर किया गया, और एससीओ लागू कब होता है, तो 2003 में एससीओ लागू हो जाता है। अब देखिए 3 चीजें एक साथ चल रही हैं, ध्यान से अगर समझेंगे, अगर बात करें तो इसके गठन की, इसका ऑर्गेनाइजेशन कब हुआ, इसका गठन 2001 में हुआ। इसके जो चार्टर है, चार्टर पर हस्ताक्षर कब हुआ, चार्टर पर हस्ताक्षर कब हुआ,
तो 2002 में हुआ। और एससीओ लागू कब हुआ? ठीक है, 2000, इसका चार्टर जो है 2003 से लागू हो जाता है। ठीक है, चार्टर पर 2002 में हस्ताक्षर किया गया और यह 2003 से जिसका चार्टर जो है लागू हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप चीजों को ध्यान में रखेंगे। इसकी ऑफिशियल जो लैंग्वेज है, ये सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, सीडीएस। ठीक है, सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि रूसी और चीनी जो है एससीओ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, रसिया और चाइना, ठीक है, रशियन एंड चाइनीज लैंग्वेज जो है एससीओ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। नोट करके है, एससीओ को 2005 से संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का दर्जा भी प्राप्त मिला हुआ है या प्राप्त है। ठीक है, एससीओ जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा में ऑब्जर्वर का भी इसको स्टेटस मिला हुआ है, पर्यवेक्षक का दर्जा भी इसे मिला हुआ है। और साथ के साथ इसकी जो दो ऑफिशियल लैंग्वेज है, रूस और चाइना या रसिया एंड चाइनीज लैंग्वेज जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी मानी जाती है। तो इन चीजों को इतना पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता इसके बाहर संघाई एससीओ से क्वेश्चन पूछेगा। हाँ पूछेगा तो आप ऑप्शन का सहारा लेकर के सही कर पाएंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी आपको आगे चल के। ठीक है, ओरिजिन की बात करें 2001 में इसका ओरिजिन होता है कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया एंड तुर्किस्तान, तजाकिस्तान। ये मिलकर के, ये 5 कंट्रीज मिलकर के संघाई 5 कहलाती हैं। ठीक है, अब 2001 में जब ये एससीओ बना उसके पहले की बात हो रही है, उसके पहले तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया एंड तजाकिस्तान, ये 5 देश मिलकर के संघाई 5 कहलाते थे। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या हुआ, अब इसमें आपको यूएसएसआर के ज्यादा देश देखने को मिलेंगे, जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया एंड तजाकिस्तान, ये सब क्या है यूएसएसआर के पार्ट्स थे। और इसमें चाइना केवल एक ऐसा कंट्री है जो यूएसएसआर का पार्ट नहीं है। तो अब देखिए अब इसमें जो है उज्बेकिस्तान ने 2001 में क्या करता है, उज्बेकिस्तान 2001 में ये ज्वाइन करता है किसको, संघाई 5 को। संघाई 5 को ये 2001 में ज्वाइन करता है, तो संघाई 5 का नाम बदल के क्या कर दिया गया, एससीओ कर दिया गया। और एससीओ जो है ऑफिशियली 2001 में लॉन्च भी हो जाता है। और अभी वर्तमान में 2017 में अगर बात करें तो पाकिस्तान और इंडिया जो है एससीओ के मेंबर बन गए हैं। टोटल इसमें 8 मेंबर्स हैं। ठीक है, ये क्या है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है ये। इसका उद्देश्य क्या है, मेंटेन करना पीस को, सिक्योरिटी को, है ना, और स्टेबिलिटी को इस रीजन के अंतर्गत। ठीक है, खास करके यूरोप और एशिया के रीजन में जो पीस, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी इन सबको मेंटेन करना है। इसका चार्टर जो है 2002 में 2002 में साइन हुआ था इसके चार्टर पर, और इसका चार्टर जो है 2003 से लागू हो गया। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी कौन कौन सी हैं, तो रशियन एंड चाइनीज इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, एससीओ हैज अ ऑब्जर्वर स्टेटस ऑफ अ यूनाइटेड नेशन इन अ जनरल असेंबली 2005। 2005 से अगर बात करें तो एससीओ को यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में ऑब्जर्वर स्टेटस का दर्जा भी मिला हुआ है, या ऑब्जर्वर स्टेटस का रोल इसको मिला हुआ है। इस तरीके से आप चीजों को अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, फिर वही क्वेश्चन मैंने बनाया है, ये क्वेश्चन आपका सीडीएस के एग्जाम में आया हुआ है ना। जरूरी नहीं कि जो सीडीएस में पूछे वो नेट में नहीं पूछ सकता, वो कहीं और नहीं पूछ सकता, क्योंकि है तो ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन, इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। तो ऐसा कहीं भी डिफाइन नहीं है कि जो क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है, सीडीएस में पूछा गया है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर या पीजीटी या टीजीटी में नहीं पूछ सकता है। हाँ ठीक है, सब्जेक्ट अगर वही है तो एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी हो, किसी भी एग्जाम में पूछा गया हो, वो क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटीज बहुत ज्यादा हमेशा बनी रहती है। संघाई सहयोग संगठन के संबंध में कौन से कथन सही हैं, इन सही कथनों के बारे में बताना है। एससीओ की आधिकारिक भाषा अभी जस्ट आपने पढ़ा कि रशिया एंड चाइनीज इसकी क्या है, 2 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। ठीक है, एससीओ को संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रेक्षक का दर्जा यानी ऑब्जर्वर का स्टेटस प्राप्त है, तो बिल्कुल सही है। एससीओ में 13 सदस्य देश हैं, क्या ये सही है, तो गलत है। अभी जस्ट आपने पढ़ा कि एससीओ में 8 सदस्य देश हैं। ठीक है, 8 मेंबर्स हैं इसमें, तो इस हिसाब से 1 और 2 सही हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा। 1 और 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। Which one of the following statement regarding the संघाई सहयोग कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, द ट्रू स्टेटमेंट के बारे में बताना है, करेक्ट कौन कौन से हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ एससीओ और रशियन एंड चाइनीज, बिल्कुल करेक्ट है। एससीओ हैज ऑब्जर्वर स्टेटस एट द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली,
वो भी 2005 से इसको स्टेटस मिल गया था, 2005 से। 13 मेंबर नहीं है इसमें, 8 मेंबर्स हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। 1 एंड 2, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए सी वाला, इतना मैंने आपको कथन कारण वाले क्वेश्चन करा दिए हैं कि अब मुझे नहीं लगता कि अब इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको देखो पढ़ने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा। एशियाई आर्थिक संकट के उपरांत G20 की स्थापना का विचार जो है प्रमुखता से प्रस्तुत हुआ है, तो बिल्कुल सही है। एशिया में आर्थिक संकट आया, इस आर्थिक संकट के बाद जो है G20 की स्थापना का विचार जो है प्रमुख रूप से सामने आया, तो बिल्कुल सही बात है। G20 में केवल, मैंने इसीलिए बोला था ना, आपको पढ़ने के बाद पता चल जाएगा, केवल शब्द आ गया आप उसको आंख बंद कर गलत कर दीजिए। क्या G20 में केवल विकासशील राष्ट्र शामिल हुए हैं? नहीं, इसमें विकसित देश भी हैं प्लस विकासशील देश भी हैं, ठीक है। डेवलप्ड कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्री, दोनों कंट्रीज का ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। तो कथन सही है, कारण गलत है, तो अपने आप ऑप्शन सी हो जाएगा, कथन सही और कारण गलत है, ठीक है। द आइडिया ऑफ एस्टैब्लिश G20 हैज बीन प्रेजेंटेड प्रोमिनेंटली आफ्टर द एशियन इकोनॉमिक क्राइसिस, तो बिल्कुल करेक्ट है स्टेटमेंट। रीजन है, रीजन में ओनली है, तो ज्यादातर चांसेस है 99% कि ओनली वाला स्टेटमेंट गलत होता है। ओनली डेवलपिंग नेशंस पार्टिसिपेटेड इन G20, तो गलत है। इसमें डेवलपिंग और डेवलप्ड दोनों टाइप्स की कंट्रीज जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं या करती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। G20 के बारे में आपको सही कथन बताना है कि सही कथन कौन सा है। G20 समूह की स्थापना मूलतः वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक कर्मचारियों, केंद्रीय बैंक गवर्नर के लिए अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने हेतु एक मंच के रूप में विकसित की गई थी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि G20 की स्थापना तब होती है जब G20 में, या कह लें कि एशियाई कंट्रीज में धीरे धीरे जब आर्थिक संकट आता है ना, तब जो है G20 की स्थापना की बात होती है। तो उस समय से क्या होता है कि फिर वित्त मंत्री सभी देशों के और केंद्रीय बैंक के, जो किसी हर देश का केंद्रीय बैंक एक होता है, सेंट्रल बैंक होता है, उस सेंट्रल बैंक के गवर्नर की क्या होती है, इसमें बैठ करके मीटिंग होती है कि कैसे हम अपने फाइनेंस को अच्छा बढ़ाएं, कैसे हम जीडीपी को ग्रोथ करें, कैसे हम जो है मनी का फ्लो बढ़ाएं, कैसे चीज़ों को अच्छे तरीके से अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाएं, ठीक है। इकोनॉमिक क्राइसिस से निपटने के लिए जो भी चीज़ें हो सकती हैं, उन सारी चीज़ों के लिए एक क्या है, वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की एक मीटिंग होती है G20 में। पहला स्टेटमेंट सही है। अब बात आती है कभी कभी कि G20 में कितने देश हैं, तो देश तो 19 हैं। एक यूरोपियन यूनियन है, एक क्या है, EU है। EU कोई देश नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो EU को लेकर 19 देश प्लस EU, 19 देश प्लस EU इज इक्वल टू क्या हो गया, 20, ठीक है। तो इस हिसाब से 20 हो जाते हैं इसमें। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना भारत की G20 प्राथमिकताओं में से एक है। भारत जो है G20 में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना चाहता है, डिजिटलाइजेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, चाहे उसमें इंटरनेट हो, चाहे कंप्यूटर्स हों, चाहे उसमें वाईफाई हो, चाहे राउटर्स हों, चाहे ऑप्टिकल फाइबर केबल्स हो, चाहे सैटेलाइट्स हों, हर चीज़ को ये जो है डिजिटलाइजेशन करने का प्रयास भारत का G20 में प्रमुख रूप से सामने आ रहा है, ठीक है। तो दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। G20 group was originally established as a forum for a finance minister and a central bank of governors to discuss the international economic and financial issues, तो बिल्कुल करेक्ट है। और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ द इंडियाज G20's प्रायोरिटीज, तो बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे G20 के बारे में दे रखा है, ठीक है। 1990 के दशक के अंत में उत्पन्न वित्तीय संकट के जवाब में 1999 में ग्रुप ऑफ 20, इसे बोला जाता है G20, ठीक है, की स्थापना की गई थी। प्रारंभिक उद्देश्य क्या था इसका, यह वैश्विक और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों का क्या था, एक मंच के रूप में कार्य करता था। सदस्य इसमें कितने हैं, G20 में 19 देश हैं, ध्यान रखना। जो नाम आपको ध्यान रखना है, इसमें न्यूजीलैंड नहीं आता। कभी कभी ये पूछ लेता है, देखिए इसमें न्यूजीलैंड कहीं दे रखा है, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा,
चाइना, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय यूनियन। ठीक है, 19 देश प्लस यूरोपीय यूनियन इसमें है, प्लस अफ्रीकी यूनियन और यूरोपीय संघ प्लस अफ्रीकी संघ भी शामिल हैं, जो प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका? प्रमुख आर्थिक चुनौतियों का समाधान करके वैश्विक आर्थिक स्थिरता लाना और सतत विकास और वित्तीय लचीलापन यानी फिनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ावा देना है। अब यहाँ पर नोट करके दिया हुआ है कि 19वां शिखर सम्मेलन जो है G20 का कहाँ पे हुआ? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में 18 से 19 नवंबर 2024 को ये संपन्न हुआ। और 2025 में जो इसका G20 की अध्यक्षता कौन करेगा? तो दक्षिण अफ्रीका करेगा 2025 में। ठीक है, तो अब इस साल जो G20 की अध्यक्षता कौन करेगा? तो अफ्रीका करेगा। 2024 में किसने किया था? तो ब्राजील ने किया था। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वही सारी चीजें आपको एज इट इज इंग्लिश में भी दी गई हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप इनको प्लीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ब्रिक्स संगठन के सम्मेलन के अंतर्गत दक्षिण अफ्रीका को किस वर्ष सदस्य के रूप में शामिल किया गया? ब्रिक्स में पहले क्या था? ये पहले ब्रिक था, BRIC, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, ये 4 कंट्रीज थे। लेकिन इसमें ब्रिक्स इसका नाम है ना, ब्रिक्स हो गया है। ब्रिक्स का मतलब, एस का मतलब है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका को कब शामिल किया? तो साउथ अफ्रीका को 2011 में शामिल कर लिया गया। तो इसका नाम ब्रिक्स से क्या हो गया? ब्रिक्स हो गया। ठीक है, ब्रिक्स से ब्रिक्स हो गया इसका नाम। फिर इन विच ईयर साउथ अफ्रीका वॉज इंक्लूडेड एज अ मेंबर अंडर द कॉन्फ्रेंस ऑफ अ ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, है ना, 2007 में, 9 में, 11 में, 16 में। तो 2011 में शामिल हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है 10वां। दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने के बाद पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था? ये बताना है कि दक्षिण अफ्रीका जब 2011 में शामिल हुआ, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक्स में 2011 में ब्रिक्स में शामिल कर लिया गया। तो दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद पहला शिखर सम्मेलन कहां हुआ? तो सान्या में हुआ, सान्या। ठीक है, सान्या कहां में है ये बताइएगा आप कमेंट करके। वेयर वाज द फर्स्ट ब्रिक्स समिट हेल्ड आफ्टर द इंक्लूजन ऑफ साउथ अफ्रीका? तो सान्या इज द करेक्ट ऑप्शन। बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां पर दे रखा है। दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने के बाद पहला ब्रिक्स सम्मेलन अप्रैल 2011 में चीन के सान्या में आयोजित किया गया था। ठीक है, अफ्रीका कब शामिल हुआ था? 2011 में। और अफ्रीका के शामिल होते ही चीन के सान्या शहर में क्या होता है? एक ब्रिक्स का सम्मेलन होता है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा ने इस तीसरे ब्रिक्स सम्मेलन में क्या किया था? भाग लिया था। ब्रिक्स क्या है? 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं जिसमें ब्राजील, रशिया, भारत, चाइना और साउथ अफ्रीका को दिया गया एक संक्षिप्त नाम है इसका, ब्रिक्स शॉर्ट में नाम है इसका। ठीक है, फर्स्ट ब्रिक्स समिट आफ्टर द इंक्लूजन ऑफ साउथ अफ्रीका वाज हेल्ड इन चाइना इन अप्रैल 2011. साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट जैकब जुमा अटेंड दिस थर्ड ब्रिक्स समिट। ठीक है, ब्रिक्स इज एन acronym for the 5 emerging economies: Brazil, Russia, India, China and South Africa. चलो आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव संख्या 1773 का संबंध किससे रहा है? ये क्वेश्चन सेट 2024 में आया हुआ है, सेट एमपी सेट खास करके। ठीक है, एमपी सेट 2024 में भी जो 16 दिसंबर को पेपर हुआ था आई थिंक। ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन मैंने वहां से क्वेश्चन ये नहीं लिया है, मैंने बुक से क्वेश्चन बनाया है। अब देखो क्वेश्चन हमेशा बुक से उठते हैं, और कहीं ना कहीं मेरे क्वेश्चन जो मैंने बना रखे हैं क्वेश्चन, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में हो सकता है आए हुए हूँ, है ना। तो जो संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव संख्या 1773 है, सॉरी 1373 है, 1373 का संबंध जो है आतंकवाद पर नियंत्रण करने के लिए बनाया गया था। द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन नंबर
1373 इज रिलेटेड टू द कंट्रोल ओवर टेररिज्म, 2001 में पास हुआ था। निम्न में से कौन सा आतंकवादी संगठन पश्चिम एशिया में प्रमुख रूप से सक्रिय रहा है या रहा है? पश्चिम एशिया का कौन सा आतंकवादी संगठन है? ठीक है, क्या अलकायदा है, बोको हराम है, या इनमें से कहीं कोई नहीं है? ठीक है, या उपरोक्त सभी हो जाता तो आप शायद सभी करते हैं ना। अगर इसमें उपरोक्त सभी कर देता मैं तो आप कहते कि हाँ सभी पश्चिम एशिया के आतंकवादी संगठन है। नहीं, तो पश्चिम एशिया का जो आतंकवादी संगठन है वो है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, IS। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन प्रोमिनेंट इन वेस्ट एशिया? पश्चिम एशिया में है IS। कमेंट करके बताइएगा। बोको हरम ये नाइजीरिया का है। अलकायदा कहां पे पाया जाता है? ठीक है, अलकायदा कहां का ये आतंकवादी संगठन है? बोको हराम, हराम मतलब हराम नहीं, हराम है ये फिर इसका मतलब। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में वाशिंगटन कंसेंसस, या इसे हम वाशिंगटन सहमति के नाम से भी जानते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में वाशिंगटन कंसेंसस या वाशिंगटन सहमति का संबंध किससे माना जाता है? तो ढांचागत समायोजन कार्यक्रम की पूर्व सूचना यह है वाशिंगटन सहमति से जुड़ी हुई है। नव उदारवादी आर्थिक नीतियों का प्रारंभ करना ये वाशिंगटन सहमति से जुड़ा हुआ है। ब्रेटन वुड्स संस्थाओं की असफलता से उत्पन्न नीतियों की समीक्षा करने के लिए वाशिंगटन सहमति या वाशिंगटन कंसेंसस आया था। तो इस हिसाब से सभी ऑप्शन आपके सही हैं। ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमी सिस्टम वाशिंगटन कंसेंसस इज considered to be the related to precursors to the structural adjustment program, बिल्कुल सही है। इनिशियल ऑफ अ न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज, तो ये भी बिल्कुल सही है। रिव्यू ऑफ अ पॉलिसीज अराइजिंग आउट द फेलियर ऑफ अ ब्रेटन वुड्स सिस्टम्स, तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अब। तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। यूरोपीय संघ से जुड़े हुए यूरो आर्थिक संकट के संदर्भ में पिग्स, ध्यान रखना पिग्स, PIIGS, पुर्तगाल, इटली और आपका G से आपका हो जाता है ग्रीस और S से आपका हो जाता है स्पेन। स्पेन, ग्रीस, पुर्तगाल, इटली और एक आपका हो जाएगा, एक वाला मुझे याद नहीं आ रहा इसका, एक आई से क्या होगा अभी एग्जैक्टली। आयरलैंड, आयरलैंड आई थिंक नहीं होगा। चलो देखते हैं अभी आगे एक्सप्लेनेशन में मिलेगा ये चीज। ठीक है, पुर्तगाल है, ग्रीस है, स्पेन है। ठीक है, जर्मनी जो है पिक्स में शामिल नहीं है। पिक्स एक गंदा शब्द है, पिक्स मतलब सुअर, हम जिसको बोलते हैं पिग सुअर, है ना। तो इसको एक गलत टर्म से संबोधित किया गया है पिक्स कंट्रीज को, कि यूरोपीय यूनियन के ये आर्थिक संकट से देश जो है जूझ रहे हैं पूरी तरीके से। पिक्स वाज discuss in the context of a European economic crisis involving the European Union, which of the following countries is not involved? तो जर्मनी जो है पिक्स का पार्ट नहीं है। हाँ, आयरलैंड है पिक्स में। ठीक है, आयरलैंड है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। पुर्तगाल है, आयरलैंड है, इटली है, ग्रीस एंड स्पेन। ठीक है, इसी को बोलते हैं PIIGS, फुल फॉर्म भी अब याद रखना आप। जर्मनी जो है यूरोपीय संघ से जुड़े हुए यूरो आर्थिक संकट के संदर्भ में चर्चित रहे पिक्स में शामिल नहीं है। पिक्स जो है पुर्तगाल, इटली, ग्रीस और स्पेन के लिए एक अपमानजनक नाम दिया गया है इसको। ठीक है, 1970 के दशक के अंत में यूरोपीय संघ पर इन देशों के आर्थिक प्रभाव को उजागर करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाने लगा था। पुर्तगाल, आयरलैंड, इटली, ग्रीस एंड स्पेन पिक्स हो गया। जर्मनी इज अ नॉट वन ऑफ द पिक्स इज अ टर्म ऑफन यूज्ड often in the context of a eurozone crisis that has plowed the European Union. PIGS is a derogatory nickname for the Portugal, Italy, Greece and Spain. In the terms began to be used in the late 1970s in the highlight the economic influence these the countries had on the European Union.
चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, मैचिंग कराने के लिए है। इसमें कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, इसको आपको एज इट इज मैच कराना है। एक सेकेंड, चलिए देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के बारे में है। यूएनओ के जो आर्टिकल्स हैं, उन आर्टिकल्स को मैच कराना है। ठीक है, आपका ये हो जाएगा आर्टिकल 2 का संबंध संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 2, ठीक है, आर्टिकल 2 जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 1 जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 92 जो है ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 97 जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय से जुड़ा हुआ है। सेक्रेटरिएट ऑफ यूनाइटेड नेशन से ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपके क्या है, 1 2 3 4, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। महासभा, ठीक है, जनरल असेंबली के बारे में है। जनरल असेंबली की 6 प्रमुख समितियां हैं। निम्न में से उसमें से कौन सी शामिल हैं, कौन कौन समितियां हैं? तो पहली है विशेष राजनीतिक और द्वीप उपनिवेशीकरण समिति। ठीक है, सामाजिक मानवीय एवं सांस्कृतिक समिति बनाई गई है। प्रशासकीय एवं बजटीय समिति बनाई गई है। कानूनी समिति बनाई गई है। तो 6 समितियों के बारे में से 4 समितियां दे रखा है। तो कौन कौन समितियां पूछा है इसमें से शामिल हैं? तो क्या 1 2 शामिल हैं, या 2 3 शामिल हैं, कि 1 2 3 शामिल हैं, या सभी शामिल हैं? तो सभी ये हैं, क्या है, महासभा की प्रमुख उप समितियां हैं या प्रमुख समितियां हैं। ठीक है, तो जनरल असेंबली हैज 6 मेजर कमिटीज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन इट। तो सभी क्या है, करेक्ट हैं। स्पेशल पॉलिटिकल एंड डीकोलोनाइजेशन कमेटी, सोशल ह्यूमैनिटेरियन एंड कल्चरल कमेटी, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी कमेटी, लीगल कमेटी। तो सभी कमेटियां क्या हैं, सही हैं, ऑल ऑफ द अबव। चलिए ये मैच कराना है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को उनके कार्यकाल के अनुसार आपको मैचिंग कराना है। ट्रिगवेली पहले थे। ठीक है, तो 1946 से लेकर 1952 तक ट्रिगवेली रहे हैं। एक में ए सही हो जाएगा। ठीक है, अभी तक ट्रिगवेली के बाद यूथांट आते हैं। ठीक है, बान की मून अभी रिसेंटली रहे हैं, जो 2007 से लेकर के 2016 तक रहे हैं। ठीक है, तो अब आपका एक में ए हो जाएगा और डी में 4 किस में सही है? एक में ए और डी में 4 दोनों में सही है। ठीक है, एक में ए और डी में 4, एक में ए और डी में 4। तो अब यहां पे आपको पता चल गया कि बी और सी तो गलत है, बी और सी नहीं हो सकते। ठीक है, अब क्या सही होगा? तो एक में ए पता चल गया। अब देखिए बी का क्या हुआ, यूथांट। यूथांट जो थे आपके प्रथम एशियाई महासचिव थे, यूनो के प्रथम एशियाई महासचिव थे। ठीक है, यूथांट जो थे ये आपके 1961 से लेकर 1971 तक रहे। तो बी में 3, एक में ए, बी में 3, सी में 2। बुतरस बुतरस घाली जो है 1992 से लेकर 1996 तक रहे। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, एजेंडा फॉर पीस, एजेंडा फॉर पीस, एजेंडा फॉर पीस। ठीक है, बान की मून को आपको पता है 2007 से लेकर 2016 तक। और अभी वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस जो कहां के हैं? पुर्तगाल के। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न संस्थान हैं। इन संस्थानों के आधार पर आपको मैच कराना है कि किस संस्थान की, किस इंस्टीट्यूशंस की स्टैब्लिशमेंट कब होती है। ठीक है, अब आपको पता है WHO, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये 1948 में बना था। ठीक है, यूनेस्को आपका बना था 1946 में, 1946 में यूनेस्को। फिर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, UNDP, ये है आपका UNDP बना था 1965 में। UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP 1965 में बना। फिर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद बनाया गया आपका 2006 में। ठीक है, इस हिसाब से आपका बी करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, बी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से सामूहिक सुरक्षा पर सहयोगशील सुरक्षा मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो बैरी बुजान ने जो है अंतरराष्ट्रीय सहयोगशील सुरक्षा मॉडल का इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। ये किस तर्ज पर किया है? तो इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से सामूहिक सुरक्षा पर इन्होंने जो है सहयोगशील सुरक्षा मॉडल एक या मॉडल प्रस्तुत किया है। किसने किया है? तो बैरी बुजान ने किया है। ठीक है, द कोऑपरेटिव सिक्योरिटी मॉडल ऑन अ कलेक्टिव सिक्योरिटी थ्रू द यूनाइटेड नेशंस अंडर द इंटरनेशनल रिलेशन इज प्रेजेंटेड बाय बैरी बुजान। लास्ट क्वेश्चन है आज का। निम्न में से अंतरराष्ट्रीय संबंधों के किस विद्वान ने राज्यों के लिए वैश्विक पूंजीवाद, पर्यावरणीय संकट, पहचान की राजनीति और परमाणु युग के बाद की भू राजनीति के रूप में 4 अलग अलग प्रकार के खतरों की पहचान की है? तो माइकल मान ने जो है ये 4 अलग अलग खतरों की पहचान की है। ठीक है, कौन कौन से खतरे हैं? वैश्विक पूंजीवाद, पर्यावरणीय संकट, पहचान की राजनीति और परमाणु युग के बाद भू राजनीति जो है, ये 4 क्या हैं? अलग अलग खतरों के रूप में इन्होंने पहचान किया है। तो माइकल मान इज द करेक्ट ऑप्शन। Which one of the following international relation scholars has identified the 4 distinct types of threats to the nation state as a global capitalism, environmental crisis, and identity politics and geopolitics in a post nuclear age? तो माइकल मान आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपके आज के 20 क्वेश्चंस पूरे होते हैं। क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड अच्छा लगे तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक तो जरूर ही कर दीजिएगा। लाइक करने में तो चलो कुछ नहीं आता, बस 1 सेकंड का काम है बटन दबाना। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।